हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और आज अपना जो टॉपिक रहेगा डीसी जनरेटर, जिसको जो है अपने यहाँ पर लगभग 6-7 पार्ट के अंदर जो है ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और आज की जो क्लास रहेगी जिसके अंदर अपने डीसी जनरेटर के अंदर बेसिक जो चीज़ें रहेगी उनकी बात करेंगे, और उसके साथ साथ में डीसी जनरेटर के कुछ जो भाग है उनके बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक जो बात आएगी उसके अंदर क्या है कि जो डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर की रेटिंग की बात आएगी कि रेटिंग किस में ली जाती है। तो डीसी जनरेटर की रेटिंग जो है किलोवाट में ली जाती है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो है कोई भी सामान लेकर आते हैं बाजार से जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमें 1 किलो चीनी दे दो, 1 किलो गुड़ दे दो, 1 लीटर तेल दे दो या 1 लीटर दूध दे दो। तो वो जो पीछे की तरफ जो लग रहा है, पीछे की तरफ जो लग रहा है, ये जो लग रहा है केजी किलोग्राम, ये जो होता है ये एक्चुअल में इकाई होती है। उसी तरीके से जब भी डीसी जनरेटर की बात आएगी तो जनरेटर के बारे में क्या बोलेंगे कि ये कितने किलोवाट का जनरेटर है, कितने किलोवाट हम लोगों को पैदा करके देने वाला है। इस तरीके से इसकी जो रेटिंग है वो किस में ली जाती है, किलोवाट में ली जाती है। अब इसके बाद में बात आएगी कि डीसी जो जनरेटर है, डीसी जनरेटर जो है किस सिद्धांत पे काम करता है। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये जो दोनों नियम है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो नियम है वो हम लोग पिछली क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, जिसके अंदर बेसिक चीज़ मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि इस तरीके से जब भी हम लोग दो पोलों के बीच में कोई चालक रखते हैं और उसको घुमाते हैं, चालक को जब घुमाते हैं तो आपका जो पोलों का जो फ्लक्स होगा, यानी कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, इस बल रेखाओं को क्या करेगा, ये चालक क्या करेगा, काटेगा। तो ये चालक जब इन चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा तो इसमें क्या होगा, एक ईएमएफ पैदा होगा। तो डीसी जनरेटर जनरेट करके दे रहा है हम लोगों को, जनरेट करके क्या दे रहा है, तो ईएमएफ या फिर जिसको बोल देते हैं वोल्टेज, यही हम लोगों को क्या कर रहा है, ये पैदा करके दे रहा है। यानी कि आपका जो डीसी जनरेटर है वो क्या कर रहा है, तो आपका डीसी जनरेटर दो पोलों के बीच में हम लोग जो है जब चालक को घुमाते हैं तो वो जो चालक है वो फ्लक्स को काटता है, जिसके कारण उसके अंदर क्या होता है, एक ईएमएफ पैदा होता है। ये हमें किसने बताया था, फैराडे जो वैज्ञानिक था उसने बताया था, जो पिछली क्लास जो चुंबक की थी जिसके अंदर मैं करवा चुका हूं। जो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको या फिर जो है आई बटन में आपको लिंक दिए गए हैं, तो वो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। इसके बाद में डीसी जनरेटर आपका काम क्या करता है, कि क्या काम कर रहा है डीसी जनरेटर, उसके बारे में देखते हैं। तो डीसी जनरेटर जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी कि डीसी जनरेटर क्या कर रहा है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। क्योंकि हम लोग पहली क्लास के अंदर ही बात कर चुके हैं कि आपकी जो ऊर्जा होगी उसको न तो पैदा कर सकते हैं और न ही क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, बस चेंज कर सकते हैं। चेंज करने से मतलब कि हम लोग जो है घरों में सप्लाई आती है, विद्युत सप्लाई आती है, और उस विद्युत सप्लाई से जैसे पंखा चला लेते हैं तो वो क्या हो रही है, विद्युत ऊर्जा से पवन ऊर्जा में चेंज हो रही है। या फिर जो सप्लाई आ रही है उससे हम लोग हीटर चला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदल रहे हैं, उष्मीय ऊर्जा में। तो वही चीज है, यानी कि ऊर्जा को ना तो पैदा कर सकते हैं और न ही खत्म कर सकते हैं, बस चेंजेस कर सकते हैं कि एक जो पोजीशन रहेगी उससे दूसरी पोजीशन में स्थिति में
चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यांत्रिक विधि से मतलब उसको घुमाकर और उसमें क्या पैदा कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा, यानी कि घुमाने पे हमारी यांत्रिक ऊर्जा लगेगी उसमें, और यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग क्या करेंगे, उससे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करके बदल लेंगे। तो ये जो चीज़ है ये आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। उसके बाद में जो डीसी जनरेटर है उसकी दक्षता कितनी होती है, तो लगभग 85 से 95% जो है, 85 से 95% क्या होती है, दक्षता होती है डीसी जनरेटर की। तो पेपर में ये जो 4 क्वेश्चन हैं ये बेसिक से हैं, लेकिन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं जो आपका ईएमएफ है, पैदा करने के लिए आवश्यक कारक। यानी कि आपका जो ईएमएफ है उसको पैदा करने के लिए हमें मोस्टली किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, कि किन के अलावा जो है हम लोग अगर वो हमारे पास नहीं होता है तो हम ईएमएफ पैदा नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ें देख लेते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले जो है, थोड़ा बहुत मैंने भी अभी बता दिया आपको, जिसके अंदर आपको सबसे पहले तो क्या चाहिए, पोल चाहिए, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए पोल चाहिए। उसके बाद में क्या चाहिए, एक चालक चाहिए, और चालक जो चाहिए उसके बाद में आपको एक गति चाहिए, यानी कि सबसे पहली चीज़ आपको क्या चाहिए, तो चुंबकीय क्षेत्र बोल देते हैं, या फिर अपने क्या बोल सकते हैं, फ्लक्स बोल सकते हैं, या चुंबकीय बल रेखाएं बोल सकते हैं। उसके बाद में दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, तो दूसरी चीज़ चाहिए हमें चालक, जो चालक चाहिए हमें, या फिर जो है चालकों का जो समूह होगा उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो आर्मेचर बोलेंगे, आर्मेचर चाहिए। उसके बाद में तीसरी जो चीज़ होगी वो तीसरी चीज़ क्या है, सापेक्ष गति। सापेक्ष गति से मतलब क्या है कि जो आपका जनरेटर है उसके अंदर जो यहाँ पर आपका जो फ्लक्स पैदा हो रहा है उस फ्लक्स को काटने के लिए एक गति भी चाहिए, और वो गति चाहिए। उसके अलावा अगर गति नहीं होती है तो भी फ्लक्स नहीं कटेगा, और फ्लक्स नहीं कटेगा तो फैराडे का जो नियम था उसके अंदर सीधा बताया गया था कि जब तक आपका फ्लक्स कटता रहेगा तब तक आपका ईएमएफ पैदा होता रहेगा। तो वही चीज़ है कि सापेक्ष गति अगर नहीं होगी तो भी आपका ईएमएफ पैदा नहीं होगा। उसके बाद में ईएमएफ तो पैदा होगा, यहाँ पर है अब ईएमएफ तो पैदा हो गया, लेकिन वो जो ईएमएफ पैदा हुआ है वो कौन से स्वभाव का है, तो एसी स्वभाव का है, क्योंकि आर्मेचर या फिर जो चालक होंगे उनमें हमेशा जो ईएमएफ पैदा होता है वो एसी स्वभाव का होता है। इसीलिए अब इस एसी को हमें तो आउटपुट में क्या देना है, डीसी देना है, तो डीसी जनरेट करके देना है। तो इसीलिए हमें वहाँ पर जो एसी है उसको आउटपुट में डीसी के रूप में लेने के लिए एक अलग से डिवाइस लगानी पड़ती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, तो कम्यूटेटर या फिर स्प्लिट रिंग या फिर दिक् परिवर्तक, ये सारे के सारे नाम इसी के हैं। यानी कि जो यहाँ पर एक कम्यूटेटर या फिर स्प्लिट रिंग या फिर दिक् परिवर्तक लगाकर ये जो अंदर की तरफ एसी पैदा हो रही है इसको बाहर की तरफ किस में कन्वर्ट करके मिल जाएगी, हमें डीसी के रूप में मिल जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर आपके जो ये तीनों चीज़ें में से यूज की जाती है। अब आपको पता लग गया होगा कि आपको ईएमएफ पैदा करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता रहेगी। तो एक चुंबकीय क्षेत्र चाहिए और एक चालक चाहिए जो उस चुंबकीय क्षेत्र को काटे, और काटने के लिए एक सापेक्ष गति चाहिए, और उसके बाद में उसको आउटपुट में बाहर लेने के लिए आपको कम्यूटेटर, दिक् परिवर्तक या फिर स्प्लिट रिंग भी चाहिए होगी। तो इसके बाद में आपका जो ईएमएफ है वो हमें डीसी के अंदर लेना है, और डीसी के अंदर लेने के लिए एक और
जो डिवाइस की बात आएगी जिसको अपने बोलते हैं डायनमो। डायनमो का नाम जो है ये आता है पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन है, क्योंकि डायनमो क्या है, तो एक छोटा डीसी जनरेटर ही है, छोटा डीसी जनरेटर ही है, जिसका यूज कहां पर किया जाता है, तो आपकी जो बैटरी होती है, आपकी बैटरी जो होती है उसको चार्ज करने के लिए कौन सी सप्लाई चाहिए, तो डीसी सप्लाई चाहिए। तो आपके जो यातायात के जो वाहन होते हैं, यानी कि आपकी जो बस है, ट्रक है, जीप है, कार है, जो भी यातायात के वाहन हैं, उनमें आपको वहां पर बैटरी चार्ज करने के लिए जो है डायनमो नाम का एक छोटा डीसी जनरेटर जो है वहां पर आपके व्हीकल के अंदर लगाया गया होता है, जिसके द्वारा आपकी जो बैटरी है उसको क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। अब जो है ईएमएफ तो पैदा हो गई, लेकिन वो ईएमएफ की डायरेक्शन, यानी कि पैदा हुए ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए एक अलग से नियम जो है दिया गया है। वो नियम कौन सा है, तो उस नियम को देखने की कोशिश करते हैं। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है क्या एक्चुअल में, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो दायां हाथ है उसका अंगूठा, तर्जनी और मध्य उंगली, इन तीनों को इस तरीके से आपको समकोण पर जब रखते हो, तो समकोण पर रखने के बाद में आपका जो अंगूठा होगा वो हमेशा चालक के घूमने की दिशा को बताएगा, और आपकी जो ये तर्जनी उंगली होगी, ये जो फ्लक्स है उस फ्लक्स की दिशा को बताएगी, और आपका जो ये मध्य उंगली है, ये मध्य उंगली आपका जो पैदा हुआ ईएमएफ है उस पैदा हुए ईएमएफ की दिशा को बताएगी। तो पेपर में क्वेश्चन रहता है कि जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है किस लिए उपयोग होता है, तो ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए। ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए आपका जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है उपयोग किया जाता है। और एक दूसरा क्वेश्चन रहता है, वो दूसरा क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। तो डीसी जनरेटर में कौन सा नियम लगता है फ्लेमिंग का, तो दाएं हाथ का नियम, क्योंकि फ्लेमिंग के दो नियम है, दाएं हाथ का और बाएं हाथ का भी नियम एक और आएगा आप पे आगे। तो वो जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है वो क्या होता है कि आपकी जो डीसी मोटर होगी, डीसी मोटर होगी, उस डीसी मोटर के अंदर आपका जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है उपयोग किया जाएगा। इसीलिए ये दोनों जो नियम हैं उनमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो दाएं हाथ का नियम है वो आपका जनरेटर के अंदर ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इतना चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसके बाद में अपने क्या करने वाले हैं, तो इसके बाद में जो डीसी जनरेटर है, इस डीसी जनरेटर के जो भाग हैं उनमें से सारे भाग तो आज की क्लास में नहीं हो पाएंगे, लेकिन कुछ भाग को हम लोग जो है आज की क्लास के अंदर जो है करने की कोशिश करेंगे कि पेपर में इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन है किस तरीके के रहते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। पहला भाग आपका है बॉडी, योक, या जिसको क्या बोल देते हैं, खोल बोल देते हैं। ये सारी चीजें है कि है, तो जिसका डायग्राम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसमें क्या होता है कि आपका जो मेन डीसी जनरेटर होता है उसका जो बाहर का जो पार्ट होता है, देखने पर जो बाहर का पार्ट हम लोगों को दिखाई देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। बॉडी जैसे हमारी भी बॉडी है उसी तरीके से डीसी जनरेटर की बॉडी। अब लेकिन पेपर में क्या क्वेश्चन रहते हैं डीसी जनरेटर से, बॉडी से, तो जो डीसी जनरेटर होंगे उसमें जो छोटा डीसी जनरेटर होगा उसकी जो बॉडी होगी वो किसकी बनी होगी, कास्ट आयरन की। छोटे डीसी जनरेटर की बॉडी किसकी बनी होती है, तो कास्ट आयरन की, और बड़े डीसी जनरेटर की तो कास्ट स्टील की। कास्ट स्टील की जो है बॉडी बनी होती है। ये जो है पेपर में क्वेश्चन रहता है आपकी जो बॉडी है उससे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो आप अगर देख सकते हो कि जो आपकी बॉडी है उस बॉडी के अंदर जो है क्या दिख रहा है आपको, पोल लगे हुए दिख रहे हैं। तो पोल जो लगे हुए दिख रहे हैं वो क्या बनाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे। वो जो चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे उस चुंबकीय क्षेत्र को रास्ता प्रदान करने का, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को रास्ता प्रदान करती है। यानी कि बॉडी क्या करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र को क्या करती है, रास्ता प्रदान करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीज समझ में आ गई होगी। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो आपकी बॉडी और क्या काम करती है, तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उस चुंबकीय क्षेत्र को रास्ता तो दे रही है, लेकिन आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको जो है फैलने नहीं दे रही है। फैलने नहीं दे रही है से मतलब क्या है, अब देखिए सीधी सी बात ये है कि ये आपके क्या है, दो पोल है जिसके बीच में आपने क्या बना रखा है, चालक लगा रखा है, और चालक जो है आपने दो पोलों के बीच में लगा रखा है। तो हमारे जो यूज में आने वाला जो फ्लक्स है वो तो यही है, हमारे तो यूज में यही फ्लक्स आ रहा है। लेकिन ऐसे तो है नहीं कि ये जो पोल है वो फ्लक्स बस यही बना रहे हैं, ये पोल यहाँ पर भी तो फ्लक्स बना रहे हैं, इस दिशा में भी फ्लक्स बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फ्लक्स होगा ये हमारे कोई भी यूज में नहीं आएगा। लेकिन वो जो बॉडी है वो बॉडी काम क्या करेगी, तो बॉडी काम करेगी कि जो एक्स्ट्रा जो फ्लक्स है उसको ज़्यादा फैलने ना दे। वो केवल और केवल हमारे जो चालक रहेगा उस चालक के एरिया में जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको ही ज़्यादा से ज़्यादा रास्ता प्रदान करने की कोशिश करेगी, और वो भी कम प्रतिरोध वाला। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो है उसको चुंबकीय क्षेत्र को कम प्रतिरोध वाला रास्ता प्रदान करती है। चुंबकीय क्षेत्र को क्या करती है, कम प्रतिरोध वाला रास्ता प्रदान करती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा क्या है, तो तीसरा है जो अपनी बॉडी है वो क्या करेगी, जो अंदर की तरफ आपको पोल दिख रहे हैं, आर्मेचर दिख रहा है, कम्यूटेटर दिख रहा है, वो सारे के सारे जो भाग है उन भागों को क्या करेगी, सुरक्षा प्रदान करेगी। यानी कि अपनी बॉडी जो है वो क्या कर रही है, आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करती है। आंतरिक भागों को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी बॉडी है उनसे क्वेश्चन रहते हैं कि छोटी जो मशीनें होंगी उनकी बॉडी किसकी बनी होगी, कास्ट आयरन की, बड़ी मशीनों की तो कास्ट स्टील की। उसके बाद में काम क्या करती है अपनी बॉडी, तो चुंबकीय क्षेत्र को रास्ता प्रदान करती है, पहली बात तो सीधी सी। उसके बाद में जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो उसको फैलने नहीं देती, उसको कम प्रतिरोध वाला रास्ता देती है। और वो भी कौन सा, तो अपना जो चालक है वो जिस एरिया में है और जहाँ पर उसको ज़रूरत है कि इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए वहाँ पर। उसके बाद में तीसरा काम क्या है, तो आंतरिक जो भाग है हमारी जो बॉडी है उसमें जो पोल है, चाहे आपका कम्यूटेटर है, चाहे आपका जो है आर्मेचर लगा हुआ है, वो सारे के सारे जो भाग हैं उनको क्या करेगी, जो है सुरक्षा प्रदान करने का काम हमारी जो बॉडी है या फिर योक है वो करेगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अपने करते हैं दूसरा भाग, तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आपका जो दूसरा भाग होगा वो दूसरा भाग आपका क्या है, तो दूसरा भाग है फील्ड पोल। फील्ड पोल, फील्ड पोल जो है आपके ये दो तरीके के होते हैं। फील्ड पोल कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। पहले पोल होते हैं सुसहित लेमिनेटेड पोल, सुसहित लेमिनेटेड पोल, और दूसरे होते हैं मोल्डेड पोल। सुसहित लेमिनेटेड पोल जिनको फैब्रिकेटेड बोल देते हैं, या फिर दूसरे होते हैं मोल्डेड पोल। दोनों के अंदर डिफरेंस बताऊंगा और दोनों जो है
किस तरीके से काम करते हैं दोनों को, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले बात अपने करते हैं शू सहित लेमिनेटेड पोल। पोल का डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो एक्चुअल में ये होते क्या हैं और इनसे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन क्या पूछते हैं। तो सबसे पहली बात, जो पोल है वो आपके काम क्या कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो स्थापित कर रहे हैं। आपको जो फ्लक्स है या फिर आपको जो चुंबकीय बल रेखाएं देने का काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, आपके पोल ही कर रहे हैं। लेकिन जो पोल होंगे, फील्ड पोल होंगे, वो क्या होंगे कि जब भी बात आएगी बड़ी मशीनों की, तो बड़ी मशीनों की बात आएगी या फिर छोटी मशीनों की बात आएगी, तो दोनों में पोल अलग अलग तरीके के यूज होते हैं। जैसे छोटे जो डायनमो होंगे या छोटे कोई डीसी के शंट जनरेटर होंगे, उनमें जो आपके पोल यूज किए जाएंगे वो पोल आपके स्थायी चुंबक प्रकार के पोल यूज किए जाएंगे, यानी कि उसमें स्थायी चुंबक प्रकार की चुंबक यूज की जाएगी, जो चुंबक के प्रकार में बता चुका हूँ पिछली क्लासों में। उसके बाद में आपके जो है बड़ी जो मशीनें होंगी उनमें जो पोल यूज किए जाएंगे वो आपके अस्थायी चुंबक यानी कि विद्युत चुंबक प्रकार के, यानी कि कॉइल को एक चुंबक का रूप देकर और यूज किए जाएंगे। अब बात करते हैं शू सहित लेमिनेटेड पोल क्या है। तो शू सहित लेमिनेटेड पोल क्या है, तो डायग्राम आपको दिख रहा होगा जिसमें क्या है कि एक पोल है और पोल के ऊपर एक अलग से शू लगाया हुआ है, पोल शू जिसको बोल देते हैं वो लगाया हुआ है, यानी कि जो जूते के आकार में लगा हुआ है। वो एक्चुअल में काम क्या करते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये जो शू है आपकी जो वाइंडिंग उस पोल के ऊपर करी जाएगी, जो वाइंडिंग उसके ऊपर लगाई जाएगी उस वाइंडिंग को बाहर नहीं निकलने देगा। पहला काम ये शू करेगा। दूसरा काम क्या करेगा, तो दूसरा काम ये करेगा कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा उस चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेगा, बढ़ाकर हमें जो आपका चालक होगा उस एरिया में देने की कोशिश करेगा। ये जो है पोल का काम आपका जो है पोल शू करता है, इतना काम। अब बात आती है शू सहित लेमिनेटेड पोल। तो ये बने किसके होते हैं, तो ये जो आपके हैं कास्ट स्टील और कास्ट आयरन के बने होते हैं। कास्ट स्टील और कास्ट आयरन के बने होते हैं आपके शू सहित लेमिनेटेड पोल, जिनको क्या बोल दिया जाता है, फैब्रिकेटेड पोल भी बोल दिया जाता है। और पोल का काम तो मैं जो है दोनों का इकट्ठे बता दिया है कि काम क्या है। तो आपको चुंबकीय क्षेत्र को स्थापित करना आपका पोल जो है उनका काम रहेगा। लेकिन पोल शू का काम क्या रहेगा, तो पोल शू का काम रहेगा पहला तो वाइंडिंग को बाहर नहीं निकलने देता, दूसरा क्या काम है, तो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको बढ़ाकर हमें देता है। ये दोनों काम इसके रहते हैं। उसके बाद में बात आती है आपकी जो शू सहित लेमिनेटेड पोल के बाद में बात आती है मोल्डेड पोल। मोल्डेड पोल, तो मोल्डेड पोल क्या है, तो मोल्डेड पोल क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है, जब आप बॉडी बनाते हो उसी टाइम जो आपके पोल होंगे, इन पोलों को क्या होता है उस बॉडी के अंदर ही खांचों में डाल दिया जाता है, यानी कि इनको अलग से नहीं बनाया जाता, अलग से ना बनाकर उसके अंदर ही डाल दिया जाता है और बॉडी के साथ ही बनाया जाता है। तो उनको क्या बोल दिया जाता है, मोल्डेड पोल। और अलग से बनाकर पोलों को अलग से बनाकर और उनको रिबेट की या फिर कोई नट की द्वारा जो है आपकी बॉडी में अगर कसा जाता है तो उनको क्या बोला जाएगा, शू सहित लेमिनेटेड या फिर फैब्रिकेटेड पोल बोला जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये जो किसके बने होते हैं, तो ये आपके कास्ट आयरन के बने होते हैं, कास्ट आयरन के बने होते हैं। अब बात आती है कि इन जो पोलों की संख्या, इन पोलों की संख्या कितनी होती है, तो न्यूनतम पोल कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। यानी कि कम से कम पोलों की संख्या हमें कितनी चाहिए, तो 2 पोल तो होने ही चाहिए, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि एक पोल का कोई भी अस्तित्व नहीं रहता है। उसके बाद में अधिकतम कितने होते हैं, तो अधिकतम 8 पोल जो है आपके होते हैं। 8 पोल अगर हो सकते हैं अधिकतम, और न्यूनतम कितने पोल हो सकते हैं, तो 2 पोल न्यूनतम हो सकती हैं। अब इसके बाद में अगर अपने बात करते हैं तो पोल जो शू है वो आपका पोल से लगभग
2 गुना होता है, यानी कि लगभग 2 गुना क्या होता है, बड़ा होता है। आपका पोल से जो पोल शू है वो कितना होता है, लगभग 2 गुना होता है। तो सारी चीज़ें दोहरा देता हूँ दोबारा से। फील्ड पोल 2 तरीके के हैं, शू सहित लेमिनेटेड पोल या फिर मोल्डेड पोल। लेकिन फील्ड पोल की अगर बात करेंगे मशीनों के आधार पे, तो मशीनों के आधार पर ये 2 तरीके के यूज होते हैं, यानी कि छोटी मशीनों में अलग होते हैं और बड़ी मशीनों में अलग होते हैं। छोटी मशीनों में ये जो है आपके स्थायी चुंबक प्रकार के यूज होते हैं, और बड़ी मशीनों में ये जो पोल है ये यूज होते हैं आपके अस्थायी चुंबक या फिर विद्युत चुंबक प्रकार के। लेकिन अगर अपने बात करेंगे फील्ड पोल की, तो फील्ड पोल के अंदर क्या होता है कि शू सहित लेमिनेटेड जो पोल है वो आपके जो है कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील के बने होते हैं, और जो आपका शू लगा होता है उसके 2 काम होते हैं। पहला काम क्या होता है उस शू का, तो पहला काम ये है कि आपकी जो वाइंडिंग है उसको बाहर नहीं आने देता, और दूसरा काम क्या है तो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको फैलाकर हमें देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स कट सके। उसके बाद में मोल्डेड पोल और पोल, ये जो फैब्रिकेटेड पोल है इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मोल्डेड पोल जब आपकी बॉडी बनाई जाएगी उसी टाइम अगर पोल बनाए जाते हैं, बॉडी के साथ साथ ही खांचों में डाले जाते हैं जिनको अलग से नहीं बनाया जाता, तो मोल्डेड पोल बोला जाएगा। और अगर अलग से बनाकर उनको रिबेट द्वारा जो है बॉडी में कसा जाएगा तो उनको क्या बोला जाएगा, फैब्रिकेटेड पोल बोला जाएगा। किसके बने होते हैं, तो कास्ट आयरन के बने होते हैं मोल्डेड पोल। और पोलों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, और अधिकतम संख्या कितनी होती है, 8 होती है। और कितने आपके जो पोल है उससे पोल शू बड़ा होता है, तो लगभग 2 गुना बड़ा होता है। इतने ही आपके जो फील्ड पोल है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है रहते हैं, इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन है पेपर में नहीं पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अपने स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और उसके बाद में जो आपको पिछली क्लास में 2 क्वेश्चन दिए गए थे उनको कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली क्लास में आपको जो पहला क्वेश्चन दिया गया था वो क्या था कि 1 HP बराबर है ब्रिटिश प्रणाली में कितने वाट होते हैं। 1 HP बराबर ब्रिटिश और मैट्रिक 2 प्रणालियों के अंदर मैंने वाट आपको बताए हुए हैं कितने वाट होते हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना था कि 746 वाट जो है आपके ब्रिटिश प्रणाली में 1 HP बराबर होते हैं। ये आपको कन्वर्ट करने के लिए बार बार जो है क्वेश्चन है पेपर में आते रहते हैं कि HP को वाट में कन्वर्ट कीजिए या वाट को HP में कन्वर्ट कीजिए, कि 1000 वाट में कितने HP होते हैं या 1 HP में कितने वाट होते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता रहता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक चालक तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए। एक चालक तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए और उसके कटाक्ष क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए। लंबाई को 2 गुना कर रहा है और कटाक्ष क्षेत्रफल को क्या कर रहा है, आधा कर रहा है। तो उस समय आपका जो प्रतिरोध होगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि प्रतिरोध 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, कितना होगा वो पूछा गया था। तो R बराबर क्या था, तो ρL/A। ये मैं आपको सूत्र बता चुका हूँ, यानी कि अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो भी प्रतिरोध बढ़ेगा, दोनों स्थितियों में बढ़ेगा। तो क्या हो रहा है, प्रतिरोध लंबाई क्या हो रही है, 2 गुना हो रही है। लंबाई 2 गुना हो रही है, इसका मतलब क्या, प्रतिरोध क्या हो गया, 2 गुना हो गया। और कटाक्ष क्षेत्रफल क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। कटाक्ष क्षेत्रफल अगर घटेगा तो भी क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी कि फिर भी 2 गुना हो रहा है, यानी कि लगभग 4 गुना आपका क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। अगर लंबाई और प्रतिरोध, लंबाई बढ़ेगी और प्रतिरोध जो उसका कटाक्ष क्षेत्रफल है वो अगर घटेगा, यानी कि व्यास उसका घटेगा, तो उस समय भी आपका जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ऐसा भी पेपर में क्वेश्चन आता रहता है, बार बार पूछा जाता है, इसीलिए आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ये क्वेश्चन जो है कमेंट करना था। तो कई बच्चों ने किया है, कईयों ने नहीं किया है। तो जल्दी आप ये जो क्वेश्चन है उनको कमेंट करते रहिए, क्योंकि इसी से हमें पता लगता है कि आपने क्लास को पूरा देखा है और आपको चीज़ें समझ में आ रही है। तो आज के जो आपके क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि अगर हाइड्रोमीटर का पाठ्यांक 1150 दर्शाता है, हाइड्रोमीटर का पाठ्यांक 1150 दर्शाता है, तो बैटरी की चार्जिंग स्थिति होगी, यानी कि बैटरी हाफ चार्ज है, फुल चार्ज है, डिस्चार्ज है। ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। आज का पहला क्वेश्चन है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। उसके बाद में दूसरा आपका क्वेश्चन है कि एक जो है वेबर बराबर
कितने मैक्सवेल होते हैं, 1 वेबर बराबर कितने मैक्सवेल होते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। तो जल्दी से जल्दी ये कमेंट कर दीजिए। तो उसके बाद में आज जो है आपको ये डीसी जनरेटर का बेसिक टॉपिक करवाया, उसके साथ साथ में आपका जो भाग है, कुछ भाग करने की कोशिश हमने इस क्लास के अंदर की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको समझ में आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करके हमें ज़रूर बताएं। तब मिलते हैं आपसे डीसी जनरेटर की अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।